Hi, good morning, my dear student. Today we will start with class 12th history, chapter 3, kinship, caste, and class. My dear student, if you have remember that what we studied in this chapter, that the women's gotra, women's access property rights, one system, and such type of others topic which we covered till that time. Today we will try to understand the next topic, social differences within and beyond the framework of caste. I hope you have remember कि हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कल की क्लास में कवर किया था. थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता करके फिर हम आगे की तरफ चलेंगे. हमने कल आपसे कहा था कि समाज के विभिन्न कार्यों में समाज के विभिन्न वर्गों के कार्यों के आधार पर व्यवस्था बनी थी, लेकिन उसी समय भारत में कुछ ऐसे बाहर से अटैक हुए. कुछ यहाँ के लोगों ने अपने कार्य व्यवहार के अनुरूप अपने वर्ग बना लिए और इन्हीं वर्गों के आधार पे भिन्न भिन्न जातियों की उत्पत्ति भी हुई. अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि कुछ जातियां जन्म के आधार पे थी. जैसे जाति को अगर आप संस्कृत में जाति संस्कृत में है और इंग्लिश में कास्ट शब्द से अगर आप करें तो संभवतः आप जाति शब्द से आसानी से परिचित हो जाएंगे. ये सामाजिक वर्गीकरण को, जाति जो है वो सामाजिक वर्गीकरण को दिखाता है. धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में से एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है. ब्राह्मणों को यह मानना था कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जिसमें वो अपने को पहले स्थान पर रखते हैं और शूद्रों को सबसे निम्न स्थान पर रखते हैं, उनके बीच जो ये वर्ग विभाजन हुआ है वो पवित्र कार्य और अपवित्र कार्य के आधार पर हुआ है. अब यहाँ पे एक 3.1 में देखें, कहता है कि द राइट ऑक्यूपेशन, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र also contained rules about the ideal occupation of the four categories are one. Brahmins were supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed. हमने आपसे ये भी बताया था कि ब्राह्मणों के कार्य क्या थे, क्षत्रियों के कार्य क्या थे, वैश्यों के क्या कार्य थे और शूद्रों के क्या कार्य थे. ब्राह्मणों के बारे में मैंने कहा था कि वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना तथा उनका ब्राह्मणों का काम दान लेना और दान देना भी था. क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था. अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए थे, कृषि, पशुपालन और व्यापार का काम. शूद्रों के लिए एकमात्र ही जीविका का आधार था, वो था अपने तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना. इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी. एक पॉलिसी उसमें ये थी कि पहले तो ये प्रूफ कर दिया जाए, ये बना दिया जाए कि जो ये नियम बना है, जो ये सिस्टम बना है सोसाइटी का, वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया बल्कि ये डिवाइन है, दैवीय है. इट मीन्स कि ब्राह्मणों ने कहा कि द ब्राह्मण्स इवॉल्व 2 or 3 स्ट्रेटजीज फॉर एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स. वन, एज वी हैव जस्ट सीन, was to assert the word order was divine origin. वर्ण ऑर्डर क्या है? डिवाइन ओरिजिन है, दैवी उत्पत्ति है वर्ण ऑर्डर. ये बात उन्होंने सबसे पहले की. सबसे पहला उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो ये वर्ण ऑर्डर है ये दैवी उत्पत्ति है. दूसरा, उन्होंने शासकों को ये उपदेश दिया, ये सलाह दी, ऐसी व्यवस्था की स्थापित करने की बात कही जिसमें
वर्ण सिस्टम के जो नियम हैं वो प्रॉपरली उनके राज्य में सभी लोग पालन करें, ऐसी व्यवस्था राजा अपने राज्य में बनाए। इस तरह का उपदेश और सलाह ब्राह्मणों ने राजाओं को दिया। और तीसरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये कि लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों में बहुत सारे हमें अंतर दिखाई दी। जैसे महाभारत का हम एकलव्य की कहानी हमने आपको कल की क्लास में बताया था। साथ ही साथ सोसाइटी में कुछ ऐसे भी पार्ट थे जो न तो इंडियन वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग थे, भारतीय वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग थे, बल्कि ये बाहर के थे। जैसे 3.2 टॉपिक देखें तो कहता है द क्षत्रिय किंग अकॉर्डिंग टू शास्त्र only क्षत्रिय could be king. However, several important ruling lineages probably had different origin. The social background of the Mauryas who ruled over the large empire has been hotly debated. Within later Buddhist texts suggested they were Kshatriya. Brahmanical texts described them as being of low origin. The Sungas and Kanvas, immediately successor of the Mauryas, were Brahmins. In fact, political power was effectively open to anyone who could muster support and resource and rarely depend on birth as a Kshatriya. I mean to say that in history there are a lot of examples that proved that ki not only Kshatriya who became the king, but also other ward, non-Kshatriya, they enthroned himself. उन्होंने राजगद्दी पे अपने को स्थापित किया। जैसे कहता है कि शास्त्रों के अनुसार जो नियम है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, मौर्य वंश की उत्पत्ति, मौर्य वंश के उद्भव पर बड़ी ही तीखी बहस होती है। एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ एक सुर में जहाँ पे मौर्य ग्रंथों को नीची कुल में उत्पन्न मानते हैं, निम्न कुल का मानते हैं, वहीं भी बौद्ध और जैन ग्रंथ मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं। फिलहाल यह विवाद का विषय था, लेकिन अधिकांशतः इतिहासकारों ने इन्हें बौद्ध और जैन ग्रंथों की मान्यताओं को सही मानते हुए क्षत्रिय माना। सुंग और कण्व जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, मौर्यों के बाद मगध साम्राज्य के राजा बने सुंग, फिर उसके बाद कण्व, फिर ये दोनों राजवंश ब्राह्मण थे। ऐसा ही राजवंश सातवाहन और वाकाटक हमें दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में भी दिखाई देते हैं। दक्कन प्लेटू पे सातवाहन वो खुद ब्राह्मण थे। वो कहते हैं एका ब्राह्मणा गौतमी सातकर्णी, अपनी उपाधि यूनिक ब्राह्मण की रखता है। साथ ही वाकाटकों के शासक मयूर शर्मन संस्थापक, जो खुद एक एक्सट्रीम फॉलोअर है वैदिक धर्म का, ब्राह्मणिकल का, ब्राह्मण था। इसी तरीके से कुषाण, शक, हूण, पार्थियन, पहलव, ये सब भी भारत में शासन किए। ये लोग भी बाहर से आए हुए थे, वर्ण सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन इन्होंने भी अपने को किंग के रूप में भारत में स्थापित किया। I mean to say that the other rulers such as the Sakas who came from Central Asia were regarded as a Malekch, barbarians or outsiders by Brahmins. However, one of the earliest inscriptions in Sanskrit described how Rudradaman, the best known Sak ruler, 2nd century CE, rebuilt Sudarshan Lake. This suggests that powerful Malech were familiar with the Sanskrit tradition. अब यहाँ पे जो बातें मैंने कही कि अन्य शासकों की तरह भारत में आने वाले जो मध्य एशिया से शक थे, उन्हें भारतीय साहित्यों में मलेच्छ, बारबेरियंस, बर्बर
तथा बाहर से आने वाले आउटसाइडर मानते थे। भारतीय ब्राह्मणों ने, भारतीय लोगों ने आउटसाइडर्स मानते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक जब सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 2nd सेंचुरी सी का, उसमें सुदर्शन लेख और उसके रिकंस्ट्रक्शंस का उल्लेख है, रिबिल्ट का उल्लेख है कि उसे जीर्णोद्धार कराता है सुदर्शन झील का। और इससे ज्ञात होता है कि जो मलिक्ष थे, जो आउटसाइडर्स थे, जो सख्त रूलर थे, वो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को बड़े अच्छे से समझते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतम प्रसाद कर्णी ने स्वयं को एक यूनिक ब्राह्मण की दर्जा दिया, क्षत्रियों के मान का मर्दन करने वाला बताया। उसने ये दावा किया कि चारों वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किया। एक तरफ ये कह रहा है कि सकल वर्ण आश्रम धर्म स्थापना करस, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने पुत्र की शादी किससे कर रहा है? इनसे, शक रूलर की लड़की से कर रहा है। आई मीन टू से दैट इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट बेस्ट नोन रूलर द सातवाहन डायनेस्टी, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण, एक बमना, एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द पीरियड ऑफ क्षत्रिय, प्राइड ऑफ क्षत्रिय, डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रिय, क्षति यदप मान मदनस, खति यदप मान मदनस की टाइटल वो धारण करता है। एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, ही ऑल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड द दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज amongst member of the four ward, but at the same time he entered into marriage alliance with the kin of रुद्रदामन। एक तरफ ये कहता है कि हम वर्णाश्रम धर्म को स्थापित कर रहे हैं, इंटरकास्ट वर्ण सिस्टम को रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो स्वयं अपने पुत्र की शादी रुद्रा की पुत्री से करता है। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, द इंटीग्रेशन विद इन द framework of caste was often a complicated process. The Satvahans claimed to be Brahmins, whereas according to the Brahmins, king ought to have been Kshatriya. They claimed to uphold the fourfold Varn order, but entered into marriage alliance with people who were supposed to be excluded from the system. And as we have seen, they practiced endogamy instead of the exogamy system recommended in the Brahmanical text. जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर ये आत्मसात होना एक बहुत ही जटिल और कठिन प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं अपने को एक यूनिक ब्राह्मण बताते हैं, ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। ये चारों वर्णों की व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखते का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो वर्ण व्यवस्था से बाहर से आए थे। और जैसा हमने देखा कि वो अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का। अब 3.3 टॉपिक को देखिए, जाति एंड सोशल मोबिलिटी, जाति और सामाजिक गतिशीलता। सोशल मोबिलिटी क्या है? तो कहता है कि दीज complexities are reflecting the another term used text to refer to social categories, jati. The Brahmanical theory, jati like one was based on the birth. However, while the number of one was fixed at 4, there was no reconstruction of the number of the jatis. In fact, wherever Brahmanical authorities encountered new groups. For instance, people living in forest, such as the Nisad, are wanted to assign a name to occupational categories, such as the goldsmith or Suvarnakar,
which did not easily fit into the four-folded Varna system. They classified them as a jati. Jati which shared a common occupation or profession were sometimes organized into shrine or guild. We seldom come across documents that recorded the stories of these groups, but there are exceptions. One interesting stone inscriptions, 5th century CE, found in Mandsaur, Madhya Pradesh, record the history of the guild of silk weavers who originally lived in Lat, Gujarat, from where they migrated to Mandsaur. The known as Daspur, along with the children and kinfolk, as they had heard about the greatness of the local king and wanted to settle in his kingdom. कहने का मेरा मतलब सीधा सा है कि अब यहाँ पे आपको सोशल मोबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देखना है। कहता है कि अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कुछ ऐसे भी वर्ग थे समाज में जो इस वर्ण सिस्टम में फिट नहीं होते थे, जैसे स्वर्णकार, जैसे लोहार, इस तरह की जातियां, जैसे कुछ जंगलों में रहने वाली जातियां। मेरे कहने का सेंस ये है कि जाति में किस तरीके से इनकी संख्याओं में वृद्धि हुई, अगर इन चीज़ों पे हम गहनता से विचार करें तो ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक शब्द जाति से क्लियर किया जा सकता है। ब्राह्मण सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी, अनिश्चित थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, वहाँ पे नई जातियों का उद्भव हुआ। उदाहरण के रूप में जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्ण वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, तो उनकी जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थीं, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे पास, जैसे मंदसौर मध्य प्रदेश का एक इंस्क्रिप्शन जो 5th सेंचुरी एडी का है, जिसमें रेशम बुनकर, जिसमें कौन है तो कहता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेशम बुनकरों की बात। ये रेशम बुनकर की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट प्रदेश गुजरात के निवासी थे और मंदसौर चले आए, जिसने उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की थी। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उनके राज में बसना चाहते थे। ये अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर इंस्क्रिप्शंस गिव्स द वेरी क्रिटिकल, आई मीन टू से दैट कि सोशल जो कैटेगरीज थी उनके बारे में बताता है। माय डियर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज द वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये एक क्रिटिकल कंडीशन को बताता है। द इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड्स a fascinating glimpse of the complex social process and provides insight into the nature of guilds or shrine. Although the inscriptions provide the fascinating glimpse of the complex social process and provide insight into the nature of the guild shrines, although membership was based on the shared craft specialization, some members adopted other occupation. It also indicates that the members shared more than common profession. They collectively decided to invest their wealth earned through their craft to construct
द स्प्लेंडिड टेम्पल इन ऑनर ऑफ द सन गॉड। कहते हैं कि यह अभिलेख जो जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कई सारी श्रेणियां थीं, उनकी अपनी मेंबरशिप थी, उनकी अपनी कुछ स्पेशलिटी थी, उनके आधार पे वो लोग अपनी जीविकाओं का निर्वहन करते थे। वो लोग जो अर्निंग करते थे उसका कुछ हिस्सा बचा करके वो धार्मिक कार्यों में उसको खर्च करते थे। इस अभिलेख से ये भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के मंदिर बनवाने में खर्च किया। इसकी डिटेल्स आपको अगर सोर्स 8 पढ़ेंगे तो सोर्स 8 में क्लियर कह देता है। Here is the export from the inscriptions which is in Sanskrit. Some are intensely attached to the music, pleasing to ear, other being proud to authorship of 100 excellent biographies are conversant with wonderful tales filled with humanity, are absorbed in excellent religious discourses. Some excel in their own religious rites, likewise by others who are self-possessed. The science of Vedic astronomy was mastered and other valors in battle. Even today, the forcibly causes from to the enemies. अगर सोर्स 8 को ध्यान से देखें तो कहता है कि जो व्हाट द सिल्क वीवर डिड, सिल्क वीवर्स ने क्या किया। तो कहता है कि संस्कृत के जो मंदसौर अभिलेख है उसका एक पार्ट आपको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों को संस्कृत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व से सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का, मतलब कुछ बायोग्राफर हैं, कुछ लोग दूसरे की जीवनी से परिचित हैं। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं, विनीत भाव से उत्तम, धार्मिक व्याख्यानों तल्लीन, कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने को निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न वर्ग करने का काम करता था। कुछ लोग सूरवीर हैं, कुछ लोग शत्रुओं का नाश कर देते हैं। इट मीन्स समाज में तरह तरह के लोग हैं, उनके अपने अलग अलग कार्य हैं, यद्यपि वे एक ही वर्ग या एक ही श्रेणी के उसके बाद भी। अगला टॉपिक देखिए, बियॉन्ड द फोर वर्ल्ड इंटीग्रेशन। गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देयर वर एंड ऑलवेज हैव बीन पॉपुलेशन whose social practices were not influenced by Brahmanical ideas when they figure in Sanskrit text. They are often described as odd, uncivilized, or even animal-like in some instance. These included forest dwellers, for whom hunting and gathering remained an important means of subsistence. Categories such as the Nisad, to which Eklavya is supposed to have belonged, are examples of this. भारतीय उपमहाद्वीप में 4 वर्णों के अतिरिक्त भी अलग अलग वर्ग के लोग थे। उनका समन्वय भारतीय समाज में किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली जो डाइवर्सिटीज़ थी, विभिन्नता थी, उनकी वजह से यह हमेशा से एक ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र और एनिमल लाइक, अनसिविलाइज्ड रूप में एक्सप्लेन करने, चित्रित करने का प्रयास किया गया है। ऐसे वर्ग को असभ्य कहा गया है। कुछ ऐसे उदाहरण वन प्रांतन में बसने वाले, जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था।
निषाद वर्ग उसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण जाति है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है और एकलव्य नाम की एक कहानी द्रोण के साथ की गई है। यायावर पशुपालक के समुदाय को भी शंका के दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि इन्हें आसानी से बसे हुए जो खेती का काम करने के ढांचे के अनुरूप नहीं डाला जा सकता था। वो यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, जो संस्कृत भाषा में बात नहीं करते थे, उन्हें मलिक्ष कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। इनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। माय डियर, कहने का सेंस ये है कि पूरा का पूरा बियॉन्ड द फोर वर्ड्स की बात करें तो निषादों की बात किया, जो जंगलों में रहने वाली जनजातियां उनकी बात किया, जो संस्कृत भाषा में बात नहीं करते थे, समाज का एक वर्ग वो भी था जिसके बारे में बात किया। साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ग जो पशुपालक थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, उनके बारे में बात की। यद्यपि ये लोग वर्ण सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन कालांतर में इन्हें भी जातियों में वर्गीकृत करके ब्राह्मणिकल रूल्स के अकॉर्डिंग रखने का प्रयास किया गया। कहता है अदर हु आर व्यूड विद द सस्पिशन इंक्लूडेड पॉपुलेशन सच एज द नोमैडिक pastoralists who could not be easily accommodate within the framework of settled agriculturalists. Sometimes those who speak non-Sanskritic language were labeled as the Malich, and locked down upon these was nonetheless also a sharing of idea and beliefs between these people. The nature of relation is evident in some stories in Mahabharata. महाभारत की स्टोरी है। I will not explain source 3. It is your work. This is your homework. You have to read this source 9. source 9 में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये कहानी है जब पांडव को दुर्योधन ने एक घर बना के दिया था, लाक्षागृह बना के दिया था, जो लाख से बनी हुई थी। लाख अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है और उस लाक्षागृह में पांडव वहां थे। सॉरी, दिस इज a summary of a story from the Adi Parva, the Mahabharata. The Pandav had filled into the forest. Okay, sorry. This stories directly belong to Bhim and Hidimba's and their marriage. Bhim और हिडिम्बा उनकी शादी का यहाँ जिक्र करता है। ये जो टाइगर लाइक हस्बैंड का कहने का सेंस ये है कि अब यहाँ पे आपको भीम की शादी हिडिम्बा से हुई। हिडिम्बा जाति व्यवस्था से अलग थी। मतलब ये महाभारत के आदि पर्व की कहानी है। आदि पर्व प्रथम चैप्टर है, ऐसा पता आपको। पांडव वन में चले गए थे, वे थक कर सो गए। केवल भीम जाग के पहरा दे रहे थे रात को। उसी समय एक राक्षसी जो कैनिबल थी, नरभक्षी थी, उसने मैन ईटिंग राक्षसी caught the scent to the Pandav and sent his sister Hidimba to capture them. पांडवों की मानुषगंध ने उसे विचलित किया, अपनी बहन हिडिम्बा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिम्ब भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस आ गया। भीम और राक्षस के बीच खूब युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार करके राक्षस को पराजित किया। इसी बीच पांडव सभी भाई वहां उपस्थित हो गए। हिडिम्बा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया और कुंती से बोली कि हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदस्य पुत्र को अपने पति के रूप में चयन करने के लिए मैंने मन बना लिया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपने समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ
ले चले, आपका पुत्र मेरा पति हो, इस तरह का उन्होंने, इस तरह से हिडिंबा ने रिक्वेस्ट किया। कहती है हिडिंबा, द अदर वर्क द हियरिंग द नॉइज, हिडिंबा इंट्रोड्यूस्ड herself and declared her love for Bhim. She told Kunti, I have forsaken my friends, my dharma, and my kin, and good lady, chosen your tiger like son of my man. Whether you think me a fool or your devoted servant, let me join your great lady with your son as my husband. तो इस तरह से वो कहती है कि हमें अपने साथ ले चलिए, अब आज के बाद मेरा पुत्र। अतः युधिष्ठिर ने इस शर्त पर यह विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। ये दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते थे और शाम को हिडिंबा ने एक राक्षस को पुत्र को जन्म दिया। बाद में इसका नाम घटोत्कच रखा गया और तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन चले गए। किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडव उनकी जरूरत होगी तो वो उपस्थित हो जाएगा। इस तरह से कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहता था जो ब्राह्मणी विचारधारा को नहीं मानते थे। इस तरह इतिहासकार अपनी विचारधाराओं को बताते हैं। माय डियर, इट मीन्स कि ऐसे वर्ग जो ब्राह्मणी परंपरा को विश्वास नहीं करते थे वो राक्षस कहलाए और हिडिंबा उन्हीं में से एक थी। इन्हें भी भारतीय समाज में स्थान प्राप्त हुआ। इनका भी उल्लेख हमें सोशल मोबिलिटी के अंतर्गत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।